स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, और यह जो हमारी उपस्थिति है वह यूनिट फर्स्ट करंट अफेयर्स को लेकर के है, जो कि आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि इससे प्रश्न ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बातें बीच में होती रहेंगी, आप जवाब देते रहिएगा। कोशिश करिएगा कि आप सारे प्रश्नों का जवाब दें। अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा। ईश्वरी कृपा रही तो 2-3 प्रश्न निश्चित तौर पर इस यूनिट से जो मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच में, उससे भी मिल जाना चाहिए आपको। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश ने मई 2024 में 3 महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्रों लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र बताते हुए अपने देश के 100 रुपये के नोट पर छापने का फैसला लिया है? दोस्तों एक बात ध्यान में अवश्य रखिएगा कि अगर कभी जो डिस्प्यूटेड क्षेत्र की बात आती है, जब उल्लेख होगा, जैसे कभी कभी सरक्रिक लाइन की बात आती है, या फिर कच्छ क्षेत्र में जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट है, या फिर कच्चा तिबू जो द्वीप जो आपका श्रीलंका के बीच में है, और यहाँ पर जो ये उत्तर होगा, इन क्षेत्रों को लेकर के भी डिस्प्यूट है उस देश के बीच में जिसने अपने मानचित्र पर इस नोट को छापा है, और यह है नेपाल, हमारा जो पड़ोसी उत्तरी भाग में। और उसने इस तरह के कृत्य किए हैं, और यह मामला पुराना है। सुगौली की संधि 1816 में जो हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था नेपाल के बीच में, और उस समय के जो आज के वर्तमान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम का बहुत सारा भाग नेपाल का पार्ट हुआ करता था, जो आज भारत का पार्ट है। उसको लेकर के उन्होंने दावा किया, और उसी के क्षेत्र हैं ये लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, जिस पर भारत का अधिकार है और बरकरार रहेगा। बहरहाल इन सर से आप अवगत हो चुके होंगे, क्षेत्रों से आप अवगत हो चुके होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए, वैश्विक स्तर पर बच्चों के अधिकार के लिए 1946 में गठित संस्था यूनिसेफ ने मई 2024 में किसे इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? इस प्रश्न से आप अवगत होंगे, और करीना कपूर खान इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय संसद द्वारा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को जोड़ने के बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों जब भी अनुसूची से प्रश्न आता है, जब आपके इंडियन पॉलिटी में, और वहाँ पर किस अनुसूची में क्या चीज़ें हैं, इसको भी अपने आपने पढ़ रखा होगा। जैसे कि समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है, या फिर अगर आपको 11वीं अनुसूची जो आपका पंचायती राज है, 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका है, नगर निगम है, उस तरह से अगर दल बदल अधिनियम है, उसी तरह से 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, जो संविधान की भाषाएं हैं उनका उल्लेख है। और यहाँ पर यह पूछ रहा है कि शास्त्रीय भाषाएं, तो अभी तक जो थी 6 भाषाएं थी, और उसमें ये सम्मिलित हो गई 5 भाषाएं, और तो 11 हो गई है इनकी संख्या, इसको याद रखिएगा। और इनकी जो मान्यता थी 1500 से 2000 वर्ष जो पुरानी भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। और जो ऐसे कैबिनेट में जो भाषा है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आप जानते हैं शेड्यूल्ड जो लैंग्वेज है वो तो 22 है, तो इसको भी अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इसरो के नवनियुक्त अध्यक्ष वी नारायण, अगर यह पूछता है कि वर्तमान में सोमनाथ के बाद कौन अध्यक्ष बने हैं, तो वी नारायण। और उसके बाद यह प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रमा के अन्वेषण, और इससे पहले भी आपने देखा था कि भारत वो देश बना था जिसने कि चंद्रमा के उस भाग पे लैंड किया था अपने उसको, चंद्रयान 3 को, और उसी 23 अगस्त को, और 23 अगस्त को ही हम अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं। पढ़ाई के दौरान इन चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखा करिए, प्रश्न कैसे बनते हैं, उससे हो सकता है आपको 1-2 प्रश्न मिल जाएं। बहरहाल यहाँ पर पूछ रहा है कि चंद्रमा के इसके लिए मिट्टी लाने और उन नमूनों को लाने के लिए चंद्रयान 4 मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों इसको लेकर के थोड़ा सा कंट्राडिक्शन था, कहीं पे 27 और कहीं पे 28 दिया हुआ है, तो इसको मैंने 27-28 कर दिया है, जो भी ऑप्शन रहेगा। अगर 2027 रहता है तो 27, नहीं तो 28 रहता है तो 28 आप मार दीजिएगा, और ये इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 5वां, भारत में 75वें गणतंत्र समारोह 2024, जिसके मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, इस समारोह में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश को उनके प्रस्तुत विषय विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह पुरस्कार मिला है, जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार वह गया है उड़ीसा को, जिनका विषय था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और अगर मंत्रालय श्रेणी में अगर पूछता है कि किसको मिला था, तो संस्कृति मंत्रालय को मिला था, जो भारत के बहुत सारे मंत्रालय हैं
जो पोर्टफोलियो है कैबिनेट मिनिस्ट्री का, उसमें संस्कृति मंत्रालय को मिला था और उनका जो थीम था जिस पर वो मिला था सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मंत्रालय में भारतीय लोकतंत्र की जननी पर, तो इसको भी अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और यह तो अवगत हो ही चुके कि इमैनुअल मैक्रोन जो थे मुख्य अतिथि थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कैस सैयद को दूसरी बार किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इस तरह के प्रश्न का चयन आयोग करता रहा है, लिहाजा इस तरह के प्रश्नों पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और यह दूसरी बार चुने गए हैं ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में। यह एक अफ्रीकन कंट्री है, उत्तरी अफ्रीका में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। जून 2024 में भारतीय रामसर साइट के रूप में सम्मिलित नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध बिहार राज्य से है। रामसर साइट की संख्या बढ़कर के अगस्त 2024 तक 85 हो गई है। पिछले सीरीज में मैंने इससे आपको अवगत कराया था, तमिलनाडु के 2 अभ्यारण्य, और उसमें मैंने बताया था आपको। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2025 को यूएन ने इसको घोषित किया है, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसको ध्यान में अवश्य रखिएगा, हो सकता है यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2024 में किस देश ने भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के साथ समझौता किया है? BHU, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। महामना मदन मोहन मालवीय इसके फाउंडर थे लॉर्ड हार्डिंग के समय, और यह समझौता हुआ है नेपाल के साथ। इसको अपने स्मृतियों में रखिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत और चीन के मध्य सामरिक महत्व के क्षेत्रों पर हुई बैठक में चर्चा में रहा डेपसोंग मैदान कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह अभी बीच में जो भारत और चीन के मध्य बहुत सारे समझौते हुए जिसको लेकर के सेनाओं को पीछे हटने की बात की गई, उसमें डेपसांग मैदान का चर्चा में रहा था। और यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। लद्दाख इसका सही जवाब हुआ। इसको ध्यान में अवश्य रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आंतरिक विद्रोह में, जहां पर तख्तापलट हुआ था और वहां के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर एक नोबेल पुरस्कृत व्यक्ति को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इस तरह के प्रश्नों को बनाने की प्रवृत्ति फिलहाल बढ़ी है, प्रश्नों को घुमा करके पूछने की। यह प्रश्न का आंसर तो आसानी से आप जान सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से पूछता है कि किसको एक नोबेल पुरस्कृत व्यक्ति को वहाँ का उसके हेड ऑफ द कंट्री बनाया गया है, प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो यह है दोस्तों बांग्लादेश का। बांग्लादेश को शेख हसीना को अपदस्थ करके वहाँ पर जो आंतरिक विद्रोह हुआ था, आप अवगत होंगे, वहाँ के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस को, याद करिएगा, मोहम्मद यूनुस जिन्हें 2006 में ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी विरोधी अभियान के लिए जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 2006 में, उनको वहाँ का हेड ऑफ द कंट्री बनाया गया। मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश, अपने ज़हन में अवश्य रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने बताया था आपसे कि 2 से 3 प्रश्न हो सकता है कि इसी यूनिट से आपको आपके परीक्षा में मिल जाए, ऐसा प्रयास किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक सभ्यता, धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन शैली को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए किस स्थल पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? आधुनिकता के समागम के साथ किस तरह से संयोजित करने का प्रयास किया गया है और उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है, यह आपको बताना है। उत्तर प्रदेश संबंधित चीज़ों को आपको जानकारी थोड़ी रखनी होगी। मैंने बताया आपसे, आप उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो वाराणसी इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। चुनाव से एक प्रश्न निश्चित तौर पर रहा है। मैंने आपसे कहा है कि उस पॉकेट से आपके प्रश्न मिलेंगे और वहाँ पर अगर आपकी नज़र और वहाँ पर आपकी पैठ मजबूत हो गई तो निश्चित मान के चलिए कि सफलता आपके कदम चूमेगी। मैंने बार बार आपसे कहा है कि बहुत ज़्यादा भटकने और बहुत ज़्यादा मटेरियल्स के साथ अगर आप
कंफ्यूज होने की कोशिश ना करें, अपनी एक सुनियोजित रणनीति के साथ आगे बढ़ें। जहाँ से प्रश्न मिलेंगे, जैसे कि चुनाव से, लोकसभा चुनाव से या राज्य विधानसभाओं के चुनाव से, उनके सीटों से, कितने सीटों पर हुए, कौन सत्तासीन हुआ, कौन मुख्यमंत्री बना, जो नए, जैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री, लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति रही, कितने चरणों में चुनाव हुआ, किस चरण में सबसे ज़्यादा चुनाव हुए, कौन उसका आइकॉन था, क्या उसकी ऐप थी जो चुनाव आयोग की, तो वो सब चीज़, उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। बहरहाल इसका जो सही जवाब है वह है उमर अब्दुल्ला, इसको ध्यान में रखिएगा। उमर अब्दुल्ला जो कि फारूक अब्दुल्ला के पुत्र हैं, और उनको जो है इस बार इसको ये मौका मिला है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ हैं, चीफ के पुत्र हैं। इनको 42 सीटें मिली थी वहाँ पे, जबकि भाजपा को 29 सीटें मिली थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए। इस बार ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एक दो प्रश्न तूफान से रहता है, तो तूफान जितने भी हैं तो उसको ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न देखिए, नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान फेंगल, जिसने तमिलनाडु और पांडिचेरी को बुरी तरह प्रभावित किया, का नामकरण किस देश ने किया। यह भी प्रश्न पूछता है कि तूफान आया था, मैंने बताया था आपसे कि कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में आया था। किस राज्य को प्रभावित किया था, तमिलनाडु और पांडिचेरी को प्रभावित किया था। फेंगल का नामकरण किसने किया था, तो फेंगल का नामकरण, फेंगल का शाब्दिक अर्थ उदासीन होता है, और इसका नामकरण जो है सऊदी अरब ने किया था। इससे पूर्व जो दाना अक्टूबर में ही आया था 2024 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो उड़ीसा को प्रभावित किया था बुरी तरह से, तो उसने कतर नाम रखा था। और रेमल के बारे में मैंने बताया है आपसे कि रेमल जो पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था और बांग्लादेश को, उसका नाम ओमान ने रखा था। यह एक सीक्वेंस है, 13 देशों को यह अधिकार मिला है, तो हिंद महासागर जो तटीय क्षेत्र हैं कि वे अल्फ़ाबेटिकली नाम रखेंगे। अगला जो तूफान आएगा उसका नाम शक्ति होगा, याद रखिएगा, और उसको श्रीलंका ने उसका नाम रख दिया है शक्ति, और जो भी तूफान आएगा उसका नाम शक्ति होगा। तो यह एक परंपरा से। बहरहाल बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए। नवंबर 2024 में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका फोकस, यह पूछता है कौन सा फोकस देश रहा, तो यह कहाँ पे हुआ था। यह 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न पूछता है कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ। और इसमें बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला, तो यह मिला है टॉक्सिक को। टॉक्सिक किसका सही जवाब है। 12वीं फेल के जो विक्रांत मैसी हैं, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इसमें। तो बहरहाल यह टॉक्सिक इसका सही जवाब हुआ। सेमलेस तो आप जानते हैं, सेमलेस जो सेन गुप्ता को मिला है इस पे अवार्ड, जो कांस फिल्म समारोह में, और लापता लेडी जो एंट्री हुई थी जो ऑस्कर में। बहरहाल अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न देखिए। कोविड-19 महामारी के दौरान असाधारण भूमिका निभाने और वैश्विक नेतृत्व के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया, तो यह किया है गुयाना ने। बहुत सारे देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है, उसमें यह गुयाना, जिसने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। नोबेल प्राइज़ से वैसे तो आयोग ने प्रश्न चयनित नहीं किया है, लेकिन आयोग का दायरा अगर मान लीजिए प्रश्न पूछ देता है, तो उसमें अगर यह प्रश्न आता है कि ये नोबेल प्रश्न है, ये तो बुकर पुरस्कार है। बहरहाल कैरोस, ये इसका सही जवाब हुआ। कैरोस जेनी एपनबेक, जर्मनी को यह बुकर प्राइज मिला हुआ है, जो इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है लिटरेचर में। तो यह इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला मैं अभी बताऊंगा आपको, नोबेल प्राइज मैंने चयनित किया है इसमें, नोबेल के बारे में भी अगले प्रश्न बताऊंगा आगे। जिनेवा में संपन्न 70वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में किस भारतीय संस्था को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह जा रहा है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस बेंगलुरु को। इसका ये सही जवाब हुआ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह जो प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी विक्टोरिया में, लेकिन उसको वहाँ पे नहीं आयोजित किया गया, और यह कहाँ पे होगा यह आपको जानना है, क्योंकि यह चेंज हो गया है, और यह हो गया है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगली प्रतियोगिता जो राष्ट्रमंडल खेल की होने वाली है 2026 में, इससे पहले बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और यह बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए अपॉइंटमेंट से है। भारत के 51 जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त किया गया है संजीव खन्ना जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP29 का नवंबर 2024 में आयोजन कहाँ हुआ।
जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से कार्बन ट्रेडिंग को मंजूरी दी गई और यह किया गया था बाकू अजरबैजान में। यह इसका सही जवाब हुआ। और अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, वैसे उस इंटरनेशनल कोर्ट जो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका मुख्यालय भी हेग में है, लेकिन यह कह रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। और यह इंटरनेशनल अफेयर से क्वेश्चन हो गया और यह जारी किया था इजराइल के प्रधानमंत्री के विरुद्ध, जो फिलिस्तीन्स को लेकर के उन्होंने जो मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। ऐसा माना गया कि वहाँ पे उसको ये किया गया कि वहाँ पे लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं या बहुत सारी स्थिति बिगड़ गई है। तो इसके लिए क्रिमिनल कोर्ट ने, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने इजराइल के प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था। इससे पूर्व भी 2023 में भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर के भी इस तरह का एक वारंट जारी हुआ था। बहरहाल इसको अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद, जिसका मुख्यालय कुवैत में है, के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यह पहले भारतीय हुए हैं रणधीर सिंह, जिनको कि एशियाई ओलंपिक परिषद का पहली बार किसी भारतीय को अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने जिक्र किया था आपको नोबेल प्राइज का, तो किस देश की लेखिका हांगकांग को इतिहास की दर्दनाक घटनाओं के लेखन के लिए 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह साउथ कोरिया की हैं। और जब भी नोबेल प्राइज़ का तो वैसे चयन नहीं किया है आयोग ने, लेकिन अगर पूछता है तो नोबेल प्राइज़ में आपका पीस का, जो कि मैंने बताया था जापान की संस्था को, इस बार परमाणु निरस्त्रीकरण के जो संस्था है उनको मिला हुआ है, मैंने प्रश्नों में भी दिया है। और शांति का और इसका आपका लिटरेचर का मेनली पूछता है तो लिटरेचर भी हो गया जो हांगकांग, और शांति अगर पूछता है तो जापान की जो संस्था है उसको ध्यान में अवश्य रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर खोजे गए किस क्रेटर को उत्तर प्रदेश के कस्बे का नाम दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों का चयन कुछ हिसाब से मैं करने का प्रयास करता हूं जो कि यूनिक हो, और यूनिक प्रश्नों का चयन आयोग भी करता है, और लिहाजा आपका कमेंट भी हमें मिलता है। और एक बात और बता दूं कि जिन लोगों को कुछ भी आर्थिक समस्या हो, अगर उनको सचमुच में आर्थिक समस्या है और वो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप करके अपनी समस्या बता करके आप कोर्स ले सकते हैं। बहुत पैसे का बहुत इशू नहीं होना चाहिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, इसको भी अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और ये मूर्सन क्रेटर, याद रखिए, ये मूर्सन क्रेटर जो है उसको नाम 3 क्रेटर खोजे गए, इसमें हिल्सा, मूर्सन और लाल क्रेटर देवेंद्र नाथ लाल के नाम पर ये हुआ था। और ये हाथरस में एक कस्बा है मूर्सन, उत्तर प्रदेश के, और उसको यह नाम दिया गया है। इसको जरूर से अपने ध्यान में रखिएगा, यह इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए मेघालय के उमरोई में, कभी कभी पूछता है कहाँ पे अभ्यास हुआ था, तो उमरोई में मेघालय के जुलाई 2024 में खानाबदोश हाथी नोमैडिक एलिफेंट नामक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ? तो भारत और मंगोलिया के बीच में यह हुआ था नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा अलग हटके भी है, इसको भी ध्यान में अवश्य रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने बार बार आपसे कहा है कि IIT से एक प्रश्न रहता है, और यहाँ पर यह प्रश्न आ गया, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक संदर्भ का समर्थन करने के लिए दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित जेनरेटिव AI मॉडल भारत जेन विकसित किया है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत जेन AI है और यह पहली बार विकसित किया गया है, और किस IIT ने किया है भारत के? तो IIT मुंबई ने किया है। BAE इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने छात्रों के शिक्षा में समानता का अवसर सुरक्षित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार, एवरी चाइल्ड फॉर एवरी राइट स्कीम टू सिक्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, और यह किया है उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश राज्य ने? ध्यान में रखिएगा, इससे पहले यूनिसेफ की भी कोई ना थी 1992 में, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया है यहाँ उत्तर प्रदेश ने तत्काल में, तो उत्तर प्रदेश का सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, और एक बार पुनः स्पोर्ट्स से है, 36वें पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को यह इंसिडेंट बड़ा ही दुखद रहा था
50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में फाइनल में 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया और इसके बाद उनका वो पदक भी छीन लिया गया जो सिल्वर वाला जो सिक्योर हुआ था और बड़ा ही दुखद रहा था और ये हुआ था विनेश फोगाट के साथ। अगला प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने लगातार चौथी बार फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस में वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल किया है? तो वो मैक्स वर्स्टैपेन। और इसी के साथ मैं सबमिट कर रहा हूँ, रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। अगर एक बार पुनः कहूँगा, अगर ज्वाइन करने के इच्छुक हैं ज्वाइन कर सकते हैं। व्यू रिजल्ट देखते हैं दोस्तों और यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट है वह 30 आउट ऑफ 30। आप भी कोशिश करिए। धन्यवाद दोस्तों।